हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पिछले वीडियो में अपन ने नर प्रजनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, समझा था। आज के इस वीडियो में हम नर प्रजनन तंत्र से संबंधित बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टर्म समझेंगे जिसका नाम है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। टर्म का नाम है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अब क्रिप्टो टर्म जब कभी भी बायोलॉजी में आए तो याद रखना, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ होना। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ होना। और ऑर्किडिज्म में जो ये ऑर्की टर्म है, ये ऑर्की टर्म जब जब आएगा तो इसका मीनिंग निकलेगा टेस्टिस। तो देखो, दोनों वर्ड के मीनिंग को अगर हम साथ में जोड़ दें तो क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, ऑर्किडिज्म मतलब टेस्टिस से रिलेटेड। तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो गया छुपे हुए टेस्टिस या छुपे हुए वृषण। तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर टेस्टिस या वृषण छुप जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि छुपते कहां पर है भाई? तो इसके लिए आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक फैक्ट बताता हूं। आप इधर एक डायग्राम के कंपैरिजन को देखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि टेस्टिस या जो वृषण है ना, वो स्क्रोटम या वृषण कोश के अंदर है, जबकि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये टेस्टिस या वृषण एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा के अंदर है। तो जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो टेस्टिस पहले प्रेजेंट होता है उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में, और जब डेवलपमेंट प्रोसेस रनिंग में होती है तब वो डिसेंड होकर, डिसेंड मतलब नीचे उतर कर आ जाते हैं स्क्रोटम के अंदर। तो कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से या तो वो स्क्रोटम में उतर नहीं पाते नीचे की तरफ, और या फिर एक्सीडेंटल केसेस के कारण वो झटके से ऊपर की तरफ, शॉक से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसी कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अच्छा और सिंपल सा टॉपिक है, समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट आता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मतलब क्रिप्टो ऑर्किडिज्म अगर किसी पर्सन में, किसी मेल में हो जाता है तो इसका फर्क क्या पड़ेगा। इसके लिए पीछे वाले वीडियोस के एक टॉपिक को याद करो। वहां पर हमने बात की थी कि जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री कम होना चाहिए। तो अब जब ये एब्डोमेन के अंदर आ गया या एब्डोमेन के अंदर ही रह गया तो टेम्परेचर तो वापस राइज हो गया। तो टेम्परेचर राइज हो गया तो कौन सी प्रोसेस नहीं होगी? रिकॉल करो, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। यस, यही इफेक्ट होगा जब किसी मेल के अंदर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो जाता है तो उसके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो कभी फादर, कभी बापू नहीं बन सकता। अब जब वो कभी फादर नहीं बन पाएगा तो उसे कहा जाएगा नपुंसक या स्टेराइल। नपुंसक या स्टेराइल। तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में टेस्टिस हिडन रहते हैं और ऐसे मेल स्टेराइल या नपुंसक होते हैं क्योंकि उनके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स की कैटेगरी है। आप इस वाले एग्जांपल कैटेगरी में देखिए, एक तो बैट या चमगादड़, एक रैट या चूहे। ये वो 2 ऐसे मैमल्स या स्तनधारी है जिनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं ना, वो केवल ब्रीडिंग सीजन के अंदर, मतलब कि प्रजनन काल के अंदर ही नीचे स्क्रोटम में आते हैं। कि सर क्या कहना चाहते हो? मान लो कि नॉर्मल टाइम पीरियड है, अभी ब्रीडिंग नहीं हो रही है, तो स्क्रोटम एब्डोमेन में उधर में रहेंगे, ऊपर मजे कर रहे हैं। और जब ब्रीडिंग सीजन आएगा, जब प्रजनन काल आएगा तो ये उतर कर नीचे स्क्रोटम में आ जाएंगे। तो चमगादड़ और रैट, चूहे तो इसके एग्जाम्पल में आ गए। फिर एक एग्जाम्पल की दूसरी कैटेगरी है। आप देख सकते हैं यहां एक व्हेल है और एक एलिफेंट है। एक व्हेल मछली हो गई और एक आपके हाथी हो गए। ये दोनों एनिमल आप जानते हैं लार्ज साइज के लिए पहचाने जाते हैं, बड़े आकार के लिए पहचाने जाते हैं। तो क्या होता है, इनकी उदर गुहा के बड़े आकार के होने की वजह से जिस स्थान पर उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में इनके टेस्टिस होते हैं वहां पर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम रहता है। तो एब्डोमिनल कैविटी में होते हुए भी उनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन आराम से इजीली हो जाता है। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट? खोपड़िया में घुस रिया होगा। क्यों लल्ला, क्यों लल्ला लल्ली। चलो, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है ऑर्किडेक्टोमी। ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, मजेदार चीजें हैं ये वाली चीजें। फिर आता है देखो ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्की का मीनिंग तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टेस्टिस या वृषण होता है। फिर आया टर्म देखो एक्टोमी। अच्छे से ध्यान रखना, ECTOMY, एक्टोमी। ये एक्टोमी टर्म जब जब यूज किया जाएगा, ये एक्टोमी टर्म जब जब यूज किया जाएगा इसका मतलब होगा कुछ रिमूव कर देना, हटा देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल
नोजेक्टोमी, नाक को काट कर हटा दिया। एक यूं ही मीनिंग समझाने के लिए बताया आपको। जब भी एक्टोमी टर्म आएगा उसका मतलब होता है रिमूव कर देना। अब लड़कियों को तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, अब लड़के घबरा रहे कि सर हमने तो इसका मीनिंग समझ लिया, और कि मतलब टेस्टिस और एक्टोमी हटा देना। यस, इस प्रोसेस के अंदर टेस्टिस या वृषण को बॉडी से हटा दिया जाता है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक सोशल एग्जाम्पल को यूज करूंगा, जिसको हम बैल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो, हम दो कैटेगरी में बांटते हैं मेल काउ को, मेल कैटल को, जिसको एक को तो हम सांड कहते हैं और एक को हम बैल कहते हैं। सांड वो हो गए जो गलियों के अंदर घूम रहे हैं, सिंगों से आपको मारते रहते हैं, और बैल वो हो गए जो कि खेतों के अंदर किसानों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, डोसाइल या भोलेपन के साथ ऑर्डर्स को फॉलो करते जाते हैं, खेती का काम करते जाते हैं। तो अंतर समझते हैं। देखो, जब बर्थ होता है तो उसके कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ्स के बाद, स्क्रोटम वाला जो एरिया है, जैसे देखो यहां से समझिए, स्क्रोटम का जो एरिया है, यहां एक इंसिजन या कट लगाते हैं। इंसिजन या कट लगाने के बाद टेस्टिस को बाहर निकाल दिया जाता है। जब टेस्टिस बाहर निकल जाएगा तो टेस्टिस के प्राइम वर्क याद करो। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, उसका काम था एक तो स्पर्म्स को बनाना, और एक वेरी इंपॉर्टेंट काम और था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन भी वही करता है। तो ना तो स्पर्म्स बनेंगे और ना ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। अब इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जिसके अनुसार मादापन के और नरपन के दोनों जो हार्मोन हैं वो सेक्स रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन मेल में क्या डेवलप करेगा, जैसे मस्कुलर ग्रोथ, जैसे वो डेवलप करवाएगा आपके अग्रेसिवनेस, क्रोध भरा आचरण। तो जब बैल वो एनिमल है जिसके टेस्टिस को हटा दिया गया है, तो वो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से गुस्सैल नहीं होगा। तो उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा उसको खेतों के अंदर काम करने के लिए समझाया जाता है, वो बिल्कुल वैसे काम करता है, जो कि एक सांड या एक अग्रेसिव बुल नहीं कर सकता। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं अच्छे से। तो आर्किडेक्टोमी में क्या किया जाएगा, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाएगा टेस्टिस को, वृषण को ऑपरेशन द्वारा हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं गुबर्नाकुलम। नेक्स्ट टर्म है गुबर्नाकुलम। टेक्निकल टर्म थोड़ी टफ सी है तो मैं 2-3 बार बोल देता हूं, गुबर्नाकुलम, गुबर्नाकुलम, गुबर्नाकुलम। अब इसको समझाने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेंगे। इस डायग्राम के अंदर आपको मे भी अच्छे से ना दिखे, इसलिए मैं एक बार ऊपर वाले डायग्राम में दिखा देता हूं। आपको यहां पर एक डार्क ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। रेफरेंस समझा देता हूं मैं, टेस्टिस, स्क्रोटम या वृषण, पेनिस, स्क्रोटम या वृषण कोश, ये एब्डोमिनल कैविटी, ये टेस्टिस अभी ऊपर पड़े हैं। ये देखो यहां ब्राउन कलर का एक बैंड है, ये ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर ये इस जगह पर है। यहां पर आप क्लोजली अच्छे से देखेंगे तो यहां पर डार्क ब्राउन कलर आपको दिखाई देगा। यही स्ट्रक्चर एक्चुअली होती है गुबर्नाकुलम। क्या करती है गुबर्नाकुलम, इसको मैं मेरे हाथों से बहुत इजी वे में समझा देता हूं। मान लो ये स्क्रोटम है और ये टेस्टिस है। मान लो अगर इनके बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, कुछ जुड़ाव नहीं है, तो जुड़ाव ना होने की कंडीशन में क्या होगा, कुछ झटका लगेगा, अल्ले ऊपर गया अपरा मार दियो। तो हमारी नीड क्या है कि ये इससे जुड़ा रहे। तो क्या होता है, इस जगह मतलब टेस्टिस के नीचे और स्क्रोटम की वॉल के बीच में आपके गुबर्नाकुलम की हेल्प से ये टेस्टिस जुड़े रहते हैं। उससे क्या होगा, छोटी मोटी शॉक की कंडीशंस में या झटके की अवस्था में टेस्टिस मूव करके स्क्रोटम से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये आपको मेन कॉन्सेप्ट गुबर्नाकुलम का समझ में आ गया होगा कि ये टेस्टिस को स्क्रोटम की वॉल से जोड़ के रखेगा ताकि टेस्टिस इधर उधर ना चले जाएं। गुबर्नाकुलम एक लिगामेंट है। ये लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू टर्म आपने स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में और एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम आगे डिस्कस करेंगे उन चैप्टर्स के अंदर। तो गुबर्नाकुलम एक लिगामेंट है जो वृषण को वृषण कोश की भित्ति से जोड़ के रखता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको सुन के याद रह जाएंगे, इतनी मस्त मस्त चीजें हैं। एक बात मैं साथ साथ और बोल देता हूं, क्योंकि जैसे ही ये एनिमेटेड डायग्राम आया मेरे माइंड में एक स्टूडेंट के बोला हुआ डाउट आ गया। स्टूडेंट ने पूछा एक ने कि सर इतने अच्छे अच्छे एनिमेटेड डायग्राम है, हमें वीडियो से सब समझ में आ जाता है, और हम जब ड्रॉ करना चाहते हैं ना इनको तो ड्रॉ कर नहीं पाते। तो लल्ला लल्लियों टेंशन मत लो, ऐसे एनिमेटेड डायग्राम केवल समझने के लिए ही होते हैं, इनको बनाना नहीं होता।
जो जो डायग्राम बनाने होते हैं वो मैं उनको ऑटोमेटिकली आपको पेंसिल फॉर्म में या इजी फॉर्म में समझा दूंगा, और अगर मुझे पहले से बनाया हुआ डायग्राम नहीं मिलेगा तो मैं आपको बनाकर भी दिखा दूंगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करें। आज के वीडियो के कमेंट में सारे बच्चे मुझे ये भी बताएं कि क्या आप स्क्रीनशॉट लेकर इन नोट्स को पूरा बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, और अगर नहीं बना पा रहे हो तो क्या आपको लगता है कि मुझे आप सबको इसकी पीडीएफ भेजनी चाहिए? मुझे आप आज ये कमेंट के अंदर बताएंगे। ओके, अब मैं समझाता हूं आपको ये पहले इस डायग्राम के रेफरेंस को। देखो, ये वॉल है या भित्तियां हैं आपके स्क्रोटम या वृषण कोश की। अंदर इस जगह दिख रहा होगा ये ओवल या अंडाकार जो संरचना है, ये वाली, ये है टेस्टिस या वृषण, ये इसके सराउंडिंग के आवरण वगैरह है। अब आप देखो यहां से एक चीज है ना ओपन करके दिखाई गई है, ये देखो ऐसे पिंक कलर की ऊपर की तरफ जा रही है। आपको यहां दिख रहा होगा ये ट्यूब की तरह है, एक नलिका की तरह है, यहां काट के आपको दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको एक और रेफरेंस समझा देता हूं उन चीजों के। ये तो हो गए टेस्टिस या वृषण, ये है वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस वो ऊपर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जानी है, ऊपर की तरफ। फिर एक टर्म देखो यहां आया है पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस क्या है समझा देते हैं आपको। देखो, कोई भी ऑर्गन क्यों ना हो हमारी बॉडी का, कोई भी ग्लैंड क्यों ना हो, उसके अंदर हमें आपके धमनी या आर्टरी भेजनी है ब्लड देने के लिए, और उससे सिराएं या वेन्स निकालनी है ब्लड को वापस लेने के लिए। सोच चुके होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये जो पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है ना, ये क्या है, ये स्क्रोटम से ऊपर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाने वाली फाइन वेन्स, एकदम महीन सिराओं का एक नेटवर्क या जाल है। देखना, अभी मैं आपको इसका एक फंक्शन समझाऊंगा बहुत अच्छे लेवल वाला। तो पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस क्या है, यहां टेस्टिस से होकर स्क्रोटम से होकर ऊपर की तरफ जाने वाली महीन वेन्स या सिराओं का जाल है जो ब्लड को लेके जा रहा है। फिर देखो, एक टर्म यहां स्पर्मेटिक कॉर्ड आया है, मैं आपको समझाने वाला हूं। इंग्वाइनल कैनाल और स्पर्मेटिक कॉर्ड, रिपीट कर रहा हूं वर्ड्स को, इंग्वाइनल कैनाल एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये दोनों मैं अभी साथ में समझाने वाला हूं। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड को होल्ड रखे, मैं अभी समझाऊंगा आपको। फिर देखो यहां एक टर्म लिखा है क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर मसल, क्रीमास्टर मसल क्या है, इसको समझें ऐसे कि फॉर एग्जांपल कि ये आपके स्क्रोटम है, तो इसकी वॉल में यहां पर मसल्स का एक बैंड है, वो मसल्स का बैंड जो है ना उसको हम क्रीमास्टर मसल कह रहे हैं। तो कहां है क्रीमास्टर मसल, समझने के लिए रेफरेंस बता देता हूं। ये स्क्रोटम, ये क्रीमास्टर मसल, और यहां ये टेस्टिस। तो ये टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में है, ये पॉइंट दिमाग में रखना, आगे के टॉपिक को समझने में काम में आएगा। फिर क्रीमास्टर मसल समझाने के बाद टेस्टिकुलर आर्टरी, आर्टरी तो ब्लड को लेकर आएगी, इसकी अभी यहां इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वासा डेफरेंस बता दिया, टेस्टिस बता दिया। ये आपको मैंने डायग्राम्स के रेफरेंस बता दिए कि सर ये पिंक विंक क्या है, ये रेड क्या है, ये सब मसल बैंड और मसल बैंड के बाहर की लेयर्स है। उसके लिए आपको इतना अपना माथा दुखाना नहीं है। अब आता हूं, जैसा मैं आपको कह रहा था, यहां पर मैं आपको इंग्वाइनल कैनाल और स्पर्मेटिक कॉर्ड समझाऊंगा। इसके लिए पिछली स्लाइड के एक टॉपिक को रिकॉल करो, ये भी मैं बता देता हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पिछले वीडियो को बैक करके जहां पर मैं सीन से बाहर निकला हुआ हूं वहां उसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस वाली स्लाइड का भी बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप उनको देख के नोट्स बना सके अच्छे से। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, एक इंग्वाइनल कैनाल और एक स्पर्मेटिक कॉर्ड। सोचे पिछली स्लाइड के टॉपिक के बारे में कि एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा से टेस्टिस को नीचे स्क्रोटम में आना है, और अगर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म होता है तो इसका मतलब वो स्क्रोटम से वापस ऊपर भी जा रहे हैं। ये तो आपके दिमाग में फीड हो गया होगा कि एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल कैविटी के बीच में एक रास्ता है। अब इसी रास्ते को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये स्क्रोटम और ऊपर इस जगह पर उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी। अब यहां पर ऐसे एक खोखली या हॉलो ट्यूब है, खोखली या हॉलो ट्यूब है। ये क्या कर रही है, एब्डोमन को, उदर गुहा वाले क्षेत्र को स्क्रोटम से कनेक्ट कर रही है। इस जगह कहीं टेस्टिस पड़े हैं और ये बीच की कनेक्टिंग लिंक है। अब एक दो बच्चे सोच रहे हैं, वो सही सोच रहे हैं कि सर समझ गया, ओ वो रस्तो है जिके मसू टेस्टिस नीचे आवे या ऊंचो जावे। राइट आंसर, ये ही वो ट्यूब है जिससे होकर टेस्टिस या तो नीचे आएंगे या फिर एक्सीडेंटल या डिजीज कंडीशन के अंदर नीचे से ऊपर चले जाएंगे। देखो, ये जो पूरी की पूरी ट्यूब है ना, ये ट्यूब तो हो गई आपके इंग्वाइनल कैनाल, ये पूरी की पूरी ट्यूब हो गई इंग्वाइनल कैनाल, और उसका लास्ट जो थिक एरिया है, इसका अंतिम जो मोटा हिस्सा है नीचे वाला, स्क्रोटम की तरफ वाला, जो टेस्टिस के ऊपर की तरफ जुड़ाव भी दिखाता है, वो होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड।
तो अगर ये पूरी की पूरी, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, अगर ये ट्यूब पूरी की पूरी इंग्वाइनल कैनाल है तो इसके नीचे का पोर्शन हो गया आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड। वो ज्यादा थिक होती है और रिंग की तरह होती है, मोटी होती है और रिंग की तरह होती है। तो इंग्वाइनल कैनाल वो स्ट्रक्चर हो गई जो आपके एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा को स्क्रोटम से, मतलब कि उदर गुहा और वृषण कोश को आपस में जोड़ती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या हो गया? स्पर्मेटिक कॉर्ड इंग्वाइनल कैनाल का वो सबसे लास्ट पार्ट हो गया जो थिक है और रिंग लाइक है, इसलिए इसको डीप इंग्वाइनल रिंग, इसलिए इसे डीप इंग्वाइनल रिंग कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि क्या आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें। आपको इसको एकदम जूम क्लास की तरह ट्रीट करना है। आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट के अंदर पूछें, मैं आपको सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। देखें, स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। क्यों है कनेक्टिव टिश्यू? सामने दिख ही रहा है, ये स्क्रोटम के अंदर की स्ट्रक्चर्स को एब्डोमिनल कैविटी स्ट्रक्चर के साथ जोड़ रहा है। जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू याद आ रहा होगा, एनिमल टिश्यू चैप्टर। तो देखो, अब एक छोटा सा पॉइंट आता है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी जो स्पर्मेटिक कॉर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, रियलिटी में मैंने क्या क्या प्रेजेंट है, ये इस डायग्राम के अंदर आपको बता दिया। देखो सामने दिख रहा है, इससे होकर वेन्स गुजरेगी, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, इससे होकर आपके आर्टरी गुजरेगी, आर्टरी तो नीचे आएगी और वेन ऊपर जाएगी। उसके अलावा इसी के अंदर वासा डेफरेंस आएगा। वासा डेफरेंस एपिडिडाइमस से निकलकर कहां जाता है? एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, जो किसके चारों तरफ लूप बनाता है? यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय के। हाँ, आपको बिल्कुल सही याद आ रहा है, शाबाश। तो बात हुई किस किस की? एक तो वेन ऊपर जाएगी, इससे होकर आर्टरी नीचे आएगी, इससे होकर, इसी से होकर वासा डेफरेंस ऊपर जाएगी, और नर्व सप्लाई भी समझ जाओ, सेंसरी नर्व नीचे आएगी और मोटर नर्व ऊपर की तरफ जाएगी। तो नर्व हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, वासा डेफरेंस हो गई। क्लियर? ये सारी वो स्ट्रक्चर हो गई जो किससे होकर गुजरती है? इंग्वाइनल कैनाल और स्पर्मेटिक कॉर्ड से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज के अंदर, जो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसका नाम है टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियमन। कौन सा तापमान नियमन? टेस्टिस वाला तापमान नियमन। किसके लिए जरूरी था? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन के लिए जरूरी था। अगर आप चाहते हैं कि नर के टेस्टिस या वृषण के अंदर शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अच्छे से हो, तो बहुत जरूरी है कि उसका टेम्परेचर टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा क्या हो? कम हो। कि सर ठीक है, ये तो आपने पिछले वीडियोस में बता दिया, तो मैं अब इसकी मैकेनिज्म समझाने वाला हूं। इस मैकेनिज्म के अंदर 3 चीजें शामिल है। कितनी चीजें? 3 चीजें। इनके नाम देखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहला तो है ट्यूनिका डार्टोस। क्या है? ट्यूनिका डार्टोस। कि सर ये तो नाम बताया नहीं, अभी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। दूसरा है क्रीमास्टर मसल्स, और तीसरा है आपके पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस। इसमें से सबसे पहले मैं ट्यूनिका डार्टोस को समझाऊंगा। ट्यूनिका डार्टोस इस डायग्राम के अंदर दिख नहीं रही है, मैं इसको आपको लेबल करके बता देता हूं। जैसे आपको बताया था ये स्क्रोटम की वॉल है, तो यहीं इस जगह पर आपको ट्यूनिका डार्टोस लेयर मिलती है। इस जगह पर ये हो गई आपके ट्यूनिका डार्टोस, और ये मैंने 1 नंबर लगा दिया ट्यूनिका डार्टोस पे। दूसरे नंबर पर हमें क्रीमास्टर मसल पता ही है, ये रही क्रीमास्टर मसल, ये रही, ठीक है। और थर्ड नंबर पर कौन आ गया? पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस। इसमें सबसे पहले मैं ट्यूनिका डार्टोस को और क्रीमास्टर मसल्स को साथ में समझाऊंगा, दोनों को साथ में समझाऊंगा, ध्यान रखना। तो अगेन वापस हम इस एग्जांपल में आ जाते हैं। इस बार क्या करते हैं कि इसको बना देते हैं अपन टेस्टिस, ठीक है, और ये बना गया हमारा स्क्रोटम। अब इस जगह पर क्या है? आपकी क्रीमास्टर मसल है और अंदर की तरफ यहां पर ट्यूनिका डार्टोस मसल भी हो गई। तो कुल मिला के यहां इसको सराउंड किए हुए हैं आपके क्रीमास्टर मसल भी और ट्यूनिका डार्टोस भी। अब सोच के देखो, अगर ऊपर यहां एब्डोमिनल कैविटी है तो जब इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और जब रिलैक्सेशन होगा तो ये नीचे आएंगे। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऊपर जाएंगे, रिलैक्सेशन होगा तो नीचे आएंगे। अब एक बार इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के भी बता देता हूं। इस जगह पे देखो, ये एब्डोमिनल कैविटी मानो, ये एब्डोमिनल कैविटी मानो।
दोनों उदर गुहा की रिप्रेजेंटेशन है। मान लो सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर डाउन है। अगर सर्दी का मौसम है तो बॉडी का खुद का टेम्परेचर या बॉडी के आसपास का टेम्परेचर कम होगा ना। जैसे मेरा 37 डिग्री सेल्सियस है बॉडी के अंदर से, तो बॉडी के बाहर तो 20 डिग्री भी हो सकता है। तो हमें तो केवल 1-2 डिग्री कम करना है ना, कोई 20-20 डिग्री थोड़ी कम करना है। तो हम क्या करेंगे, इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवा के टेस्टिस को बॉडी के पास में रखेंगे। ये देखो, ये स्क्रोटम हो गया, ये एब्डोमिनल कैविटी हो गई, ये बॉडी के पास में है। क्यों पास में रखा है? क्योंकि बॉडी के बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, हमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं करना, हमें तो 1-2 डिग्री डिफरेंस करना है बस। तो हमने क्या किया, सर्दियों के मौसम में इन दोनों मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवा के टेस्टिस को ऊपर मूव करवा दिया। कैसे मूव करवाया? क्योंकि मसल जब कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो स्क्रोटम छोटे हो जाएंगे। जैसे मान लो देखो, स्क्रोटम इतने बड़े हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो छोटे हो जाएंगे, छोटे होंगे तो वो बॉडी के पास में जाएंगे, एब्डोमिनल कैविटी के पास में जाएंगे, तो उससे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब मान लो गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम के अंदर क्या होगा कि बॉडी से हमें टेस्टिस को और स्क्रोटम को थोड़ा दूर ले जाने की जरूरत है। तब आप सोच और समझ गए होंगे कि ये जो क्रीमास्टर मसल्स हुई और ये जो ट्यूनिका डाल्टोस मसल्स हुई, ये अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, ये रिलैक्सेशन या शिथिलन करेंगे। जब ये रिलैक्सेशन या शिथिलन करेंगे तो स्क्रोटम यूं दूर आ जाएगा बॉडी से। देखो, आप देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, ये बॉडी के पास में है और ये बॉडी के दूर में है। तो जब ये बॉडी के दूर में जाएगा तो एब्डोमिनल कैविटी के टेम्परेचर से 1-2 डिग्री कम हो जाएगा। ये कब की बात हो गई? ये गर्मियों की बात हो गई, सॉरी ये गर्मी की बात हो गई। तो ये तो आपके विंटर सीजन की बात, ये आपके समर सीजन की बात। तो मैं अब सबरी लाइन बोल देता हूं इन दोनों की, कि क्रीमास्टर मसल और ट्यूनिका डाल्टोस लेयर की हेल्प से जो स्क्रोटम एंड टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के पास में रहेंगे अगर सर्दियों का मौसम है। तब इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। और वही अगर गर्मियों का मौसम है तो ये एब्डोमिनल कैविटी से दूर रहेंगे। कौन? टेस्टिस एंड स्क्रोटम। किसकी हेल्प से? ट्यूनिका डाल्टोस और क्रीमास्टर मसल में रिलैक्सेशन या शिथिलन की हेल्प से। क्या ये भी टॉपिक खोपड़िया में घुसा कि नहीं घुसा? कि सर शॉर्ट में क्या याद रखना है, एक लाइन याद बता दो। तो शॉर्ट में 1-2 लाइनें ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुओं के हेल्दी फॉर्म में बनने के लिए जरूरी है कि स्क्रोटम में जो टेस्टिस है उनका टेम्परेचर बॉडी से डाउन हो, कम हो, और इनको कम करवाने के लिए अकॉर्डिंग टू सीजन हेल्प करती है आपके एक तो क्रीमास्टर मसल और एक ट्यूनिका डाल्टोस। कि सर आपने तो 3 चीजें बोली थी, 2 ही हुई है, तो तीसरा मैं अभी समझाने वाला हूं। वो कौन है? पेम्प्नीफॉर्म प्लेक्सस। अब मान ले कि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के अंदर तापमान बढ़ा हुआ है, बहुत परेशान है। अगर हम पूरे के पूरे परेशान है तो टेस्टिस भी तो परेशान है, बेचारे वृषण भी झिले पड़े हैं कि अरे यार गर्मी है। तो क्या इलाज होगा? देखो, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा पेम्प्नीफॉर्म प्लेक्सस जो एक जाल या नेटवर्क के फॉर्म में है। तो जो यहां की हीट होती है ना इस सिस्टम की, मतलब इस स्थान पर जो गर्मी है उस हीट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस पेम्प्नीफॉर्म प्लेक्सस के अंदर के ब्लड के अंदर। और वो ब्लड किधर चला जाएगा? वेन से होकर एब्डोमिनल कैविटी में। तो हीट ट्रांसफर किया जाएगा पेम्प्नीफॉर्म प्लेक्सस के अंदर के ब्लड के अंदर, ताकि टेस्टिस के अंदर का टेम्परेचर बॉडी से 1 to 2 डिग्री क्या रहे? कम रहे। आई होप आपको अच्छे से ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आ गए होंगे। क्लियर? आप फास्ट रन करके या फिर स्लाइड्स को दोबारा देख के टॉपिक का रिवीजन भी कर सकते हैं। जब एक मेजर टॉपिक पूरा हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो के अंदर इनकी क्विज भी कराऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आप देखने वाले हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को। वो एक फ्लो चार्ट प्रोसेस होगी पूरी की पूरी, जिसके अंदर हम किस तरीके से स्पर्म्स बनते हैं, कहां पर। यहां का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो, ये टेस्टिस को कट करके दिखाया गया है, ये इसके ऊपर आपके एपिडिडाइमस, और ये गई पूरी ऊपर चली गई वासा डेफरेंस। क्लियर? यहां पर देखें सोच के कि ये एक चैम्बर हमने क्या बोला था? टेस्टिकुलर लोब्यूल। देखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये सारे के सारे क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये जो कॉइलिंग हो रखी है, देखो, जिसको एक को निकाल के बड़ा करके दिखाया गया है, ये क्या हो गई है? आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्राणु जन नलिका।
तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का ये क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन है, इनके अंदर कौन सी सेल होती है, कल वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे पूछने वाला हूं। तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर यहां पर सीक्वेंस से ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। क्या है, कैसे होता है, सबका सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जिसके लिंक आपको यहां इस जगह मिल जाएगी। यहां पर ना मिले तो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम की जो प्लेलिस्ट बनी है हमारी चैनल के अंदर, उसके अंदर उसको ढूंढकर वीडियो को देख सकते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।